नमस्कार साथियों, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारी जागृति क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने मौर्योत्तर काल पर बहुत बृहद चर्चा कर दी थी। मौर्योत्तर काल पर हम लोगों ने 3 से 4 का क्लास पर चर्चा की है। आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हमने इसका राजनीति बताया था और समाज पर चर्चा की, तो राजनीति पर और स्रोत पर चर्चा की है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर कालीन समाज, और इसी समाज में हम लोग क्या करेंगे, समाज की चर्चा करते हुए समाज में ही हम लोग धर्म एवं साहित्य की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, समाज के साथ ही। और इसके बाद जब हम लोग कला की चर्चा करेंगे तो कला में 2-3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कला में यहाँ गांधार कला का उद्भव होता है पहली बार, फिर मथुरा कला का उद्भव होता है, फिर अमरावती कला का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, गांधार और मथुरा कला कुषाण वंश से संबंधित रहती है। अमरावती कला जो रहती है वो सातवाहनों से संबंधित रहती है। तो अमरावती कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था पहले। फिर इसके बाद हम लोग कुछ चैत्य और विहार की चर्चा करेंगे, जो कि मौर्य काल में भी हम करे हैं। तो कला में हम लोग ये मोटा मोटी आपका स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे। तो समाज, धर्म एवं साहित्य की चर्चा हम लोग इसी के तहत करेंगे। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 200 BC से लेकर 300 AD तक की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सामाजिक आत्मसातीकरण और कलात्मक चरमोत्कर्ष का युग रहा है। कलात्मक स्थापत्य कला के मामले में अगर हम गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और चैत्य विहार की बात करेंगे तो गुप्त काल के बाद दूसरा ये काल है जहां कलात्मक रूप से काफी प्रोन्नति या उन्नति देखने को हमको मिलती है। सामाजिक आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है? सामाजिक आत्मसात का मतलब होता है अपने में मिला लेना, स्वीकार कर लेना। हम यहाँ पर देखते हैं ये वो काल रहता है जो राजनीतिक रूप से काफी चैलेंजिंग समय रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कई विदेशी जातियां आती हैं, विदेशी आक्रमण होते हैं कई। ठीक है, और ये विदेशी आक्रमण ऐसा नहीं हुआ था कि यहाँ पर आए और लूट खसोट कर चले गए। जो लोग यहाँ पर आए यहीं के रह गए। तो समाज में जो पहले ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म उत्पन्न था, मौजूद था, उसके सामने एक चुनौती हो गई कि ये जो नए लोग आ रहे हैं इनको किसमें शामिल किया जाए। तो एक हमने बताया कि शुंग काल में, हमने आपको बताया था कि शुंग काल में मनुस्मृति की रचना होती है। और तत्कालीन समय में मनुस्मृति जो था सामाजिक आचार विचार और धर्म का मेन वो एक ग्रंथ था। उसी के आधार पर जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता था, एक समय था कि जो मनुस्मृति के अनुसार पर ब्राह्मणवाद का चरमोत्कर्ष जब था तो मनुस्मृति के अनुसार ही उसको चलना, समाज उसी हिसाब से चलता था, जो वर्ण व्यवस्था था। तो मनुस्मृति की रचना शुंग काल में होती है, हम लोग जानते हैं। पुराणों की रचना भी यही शुरू होती है। हम देखते हैं तो मनुस्मृति ने एक सुझाव प्रस्तुत किया कि जो नई विदेशी आक्रमण आए, इंडो ग्रीक, शक और पहलव और कुषाण, इनको ब्रात्य क्षत्रिय कहा गया कि ब्रात्य क्षत्रिय करके भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया। उसका कारण क्या था? या इसे आप अधम क्षत्रिय भी कह सकते हैं, मतलब वो क्षत्रिय जो कुछ कमजोर है वर्ण व्यवस्था में। अधम क्षत्रिय या ब्रात्य क्षत्रिय क्यों शामिल कर लिया हिंदू समाज ने या ब्राह्मण समाज ने? उसका कारण था कि अगर ये न समाज शामिल करता तो जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी अधिकतम हो जाते।
या इनसे जो उत्पन्न, चूंकि यहीं आए लोग, यहीं शादी किए, यहीं बच्चा पैदा किए, यहीं परिवार अपना पालन पोषण करते, तो ये एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किए कि अगर हम इनको अपने में समाहित नहीं करेंगे, नई जातियों को अपने में आत्मसातीकरण नहीं करेंगे, तो ये हमारे धर्म को छोड़कर जैन, बौद्ध या सनातनी संप्रदायों में शामिल हो जाएंगे। मतलब समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट यही है, आपको अच्छा लगा होगा। ये है, ये इसीलिए ये सामाजिक आत्मसातीकरण का काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ मुद्दा? चलिए, तो आज हम लोग जो विषय वस्तु मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु में क्या चर्चा करेंगे, समाज एवं संस्कृति, संस्कृति में साहित्य एवं कला भी आ जाएगा आपका, भाषा, साहित्य और धर्म। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था हम ये देखते हैं कि इस समय भी ब्राह्मण धर्म तो चल ही रहा था, तो वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, हमने इसकी चर्चा की थी। कई अनेक जातियों का उद्भव इस समय होता है, अनेक जातियों का उद्भव और होता है, चूंकि जितनी प्रकार के शिल्प थे उतनी प्रकार की जातियों की चर्चा हम पहले ही आपको बता दिए थे। हम आपको बताते हैं कि महावस्तु और गार्गी संहिता में कई प्रकार के शिल्पों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। महावस्तु में 75 और गार्गी संहिता नहीं, मिलिंद पन्हों है। ठीक है, गार्गी संहिता में भी मिलता है, मिलिंद पन्हों की बात करें तो यहाँ 32 प्रकार के जातियों शिल्पों का उल्लेख मिलता है। तो जितने शिल्प होंगे उतना विविधीकरण होगा। शिल्पों का जो विविधीकरण हुआ, विविधीकरण मतलब मिसलैनियस हो गए, कई प्रकार के विस्तृत हो गए, या उसका क्लासिफिकेशन होता गया, तो कई जातियां भी उद्भव हुआ, कई जातियों का भी संगम हमको देखने को मिलता है। तो महिलाओं की स्थिति यदि आप देखेंगे तो मिला जुला रहा। एक तरफ महिलाओं को मनुस्मृति माना जाता था आधार, मनुस्मृति के आधार पर अगर समाज चलेगा तो महिलाओं की स्थिति ऊपर उठेगी कि नीचे जाएगी? तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगी। तो महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया, उनका विधवा विवाह नहीं किया गया, कहीं कहीं मुंडन संस्कार का भी वर्णन मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि महिलाओं की स्थिति में निरंतर पतन देखी गई। लेकिन एक दूसरा भी पक्ष हमको देखने को मिलता है, जहाँ सातवाहन हम बताए थे आपको, वहां पर हम देखते हैं कि महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति भी दी गई थी दक्षिण भारत में, और महिलाओं के नाम पर वंशों का या राजनीति में को छोड़कर उनका शिक्षा और सेवा में उनकी बढ़ चढ़ की भूमिका देखी जा सकती है। तो ये भी रहा। जीवन शैली और नगरीकरण। जीवन शैली में क्या क्या मनोरंजन करते थे, खान पान क्या था? अगर खान पान देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, चाहे प्राचीन काल से आज देखिए या आज से प्राचीन काल देखिए, दोनों प्रकार के भोजन खाते रहे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण तो मांसाहार का भी सेवन करते थे, तो शाकाहार मांसाहार दोनों प्रकार का चला। नगरीकरण की बात करें तो विभिन्न बहुतायत में नगरों का उल्लेख देखने को हमको मिलता है, बहुत बड़ा नगरीकरण देखने को मिलता है। इसकी चर्चा करेंगे। फिर भाषा, संस्कृत, भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत, प्राकृत, इन 2 भाषाओं का बहुत महत्व था। प्राकृत में चर्चा सब सातवाहनों पर, संस्कृत में कुषाण से लेकर पूरा नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। स्तूप क्या होता है हम बता चुके हैं, चैत्य क्या होता है बता चुके हैं, विहार क्या होता है। स्तूप का प्रकार मैंने बताया, अर्ध गोलाकार, एक अर्ध गोलाकार उल्टा हुआ वो आकार होता है, और ये बुद्ध के अस्थियों या उनके उपयोग की गई चीजों पर बनता है, या उपदेश दिए हुए चीजें उनके जहां जहां गए हैं वहां पर बनता है। जैसे हमने बताया था कि स्तूप जो होता है शारीरिक, पारिभौगिक, पूजार्थक और उद्देश्य, 4 प्रकार के स्तूपों की चर्चा हमने की थी। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है जहां स्तूप रखा जाता है, और उस पूरे प्रांगण को चैत्य कहते हैं। विहार, जहां बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु विश्राम करते थे। ये सारी चीजें हम लोग अभी चर्चा करेंगे। मोटा मोटी आपको हमने
एक खाका दे दिया है जिससे आपको, तो वही बात मैंने आपको बताई कि वर्ण चारों थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसी में विदेशी आक्रमण हो जाता है। जब विदेशी आक्रमण होता है तो इनके पास चुनौती रहती कि उनको किसमें शामिल करें। तो अभी भी ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी। शुंग एवं सातवाहन शासक वर्ण व्यवस्था के संरक्षक थे, या इवन कह दीजिए खुद ही ब्राह्मण थे। ठीक, विदेशी आत्मसातीकरण होता है तो विदेशियों को क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित किया गया। मनुस्मृति होता है, इन्होंने इसे अधम क्षत्रिय या निम्न श्रेणी का क्षत्रिय कहा। तो विदेशी जातियों में, ये तो समझ में आ गया, मैंने पहले ही बता दिया आपको जातियों में वृद्धि का कारण क्या था। विदेशियों को समाज में आत्मसातीकरण हुआ, नए नए व्यवसाय और शिल्पों का प्रचलन होता है, विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक समूहों का विकास होता है। तो इससे अनेक जातियों का उदय देखने को मिलता है। ठीक, अनेक जातियों का उदय। दक्षिण भारत की स्थिति यदि देखी जाए तो सुदूर दक्षिण में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जैसा उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था वैसा वैसा वहां पर नहीं देखा जाता है। महिलाओं की स्थिति एक द्वैत, मतलब दोनों प्रकार की चीजें मिलती है। अगर मनुस्मृति के अनुसार देखेंगे तो जीवन भर पुरुषों के अधीन महिलाओं को रखा गया है। स्वतंत्रता को सीमित करने वाली जो धारणाएं थी महिलाओं में वो मजबूत की गई। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और दयनीय हुई स्थिति। सुदूर दक्षिण में विधवाओं के मुंडन मुड़वाने की, सिर मुड़वाने की प्रथा मौजूद देखी जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो गिरावट होती है, या गिरावट ही नहीं दयनीय होती है महिलाओं की स्थिति। अब सातवाहनों के समय की बात करें, उधर देखते हैं तो क्या होता है। सातवाहनों का मातृ प्रधान सत्ता देखने को हमको मिलता है। ठीक है, मातृ प्रधान सत्ता मिलता है। युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले पुत्रों की माताओं को विशेष सामाजिक सम्मान मिलता था। सातवाहन काल में शासकों के माताओं के नाम जैसे गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र, कुलमानी, यज्ञसी, सातकर्णी। उच्च वर्ग में महिलाओं के गहरे प्रभाव एवं सम्मान का स्पष्ट संकेतक देखने को मिलता है। तो दोनों चीजें आप इसको अगर आंसर आए लिख सकते हैं, क्वेश्चन आए बना सकते हैं। जीवन शैली एवं नगरीकरण, जीवन शैली में क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी पहनावा मध्य एवं पश्चिमी एशिया का जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं वे अपने साथ लंबे कोट ले आते हैं, पगड़ी ले आते हैं, कुर्ते का प्रचलन होता है। जैसा कि ये देखिए, ये वैसे भारत में ऐसा पगड़ी नहीं प्रचलन था, लेकिन हुआ। आवास क्या था, विकसित आवासीय संरचनाओं के साथ नगरीकरण, शहरी जीवन का विकास बहुत होता है। खान पान मैंने आपको बताया है कि मांसाहार एवं शाकाहार दोनों प्रकार का प्रचलन था। सुदूर दक्षिण में ब्राह्मणों द्वारा भी मांस मदिरा का सेवन करने का हमको उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारतीय समाज में अतिथि सत्कार में ये सब ऐसा किया जाता था। अंतिम संस्कार प्रमुखतः दाह संस्कार प्रमुख। दक्षिण भारत में एक महापाषाण काल हुआ है जहां पर शवों को बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, उसी को महापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो अब भाषा, साहित्य और धार्मिक समन्वय की बात अगर हम करेंगे तो एक तरफ तो ब्राह्मण धर्म था। जो ब्राह्मण धर्म था उसमें दो भाग बहुत ज्यादा थे, वैष्णव एवं शैव। इसी में वैष्णव धर्म जो होता है, वैष्णव धर्म, उसमें अवतारवाद की संकल्पना आती है। अवतारवाद यहीं से माना जाता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं और बुद्ध को अंतिम में 9वां अवतार मान लिया जाता है। अवतारवाद और कुल मिलाकर भक्ति की संकल्पना का बीजारोपण अगर आप देखेंगे तो यहीं देखने को मिलता है। होता क्या है, अब देखिए, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में धार्मिक श्रमण या असनातनी संप्रदायों का उद्भव होता है तो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को चैलेंज किया जाता है कि जो आप कह रहे हो वही केवल सत्य नहीं है। इसी के
इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप लगभग 63 संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें 2 संप्रदाय काफी पॉपुलर होते हैं और आज तक बने हुए हैं। वो उसमें एक होता है जैन धर्म, एक होता है बौद्ध धर्म। तो आप जब देखिए 600 BC से लेकर यहाँ तक आइए 300 AD तक अगर आप देखेंगे तो किनका बोलबाला हमको देखने को मिलता है? श्रमण संप्रदाय का। तो कितना वर्ष हो गया ये? 900 वर्ष। 900 वर्ष तक अपने अस्तित्व के लिए कौन संघर्ष कर रहा होता है? क्योंकि इन सब वर्षों में अगर आप देखें तो उधर पूरा आश्रय मिला हुआ था किसको? मगध का उत्कर्ष होता है तो मगध के जितने शासक होते हैं आमतौर पर वो बौद्ध या जैन धर्मावलंबी होते हैं। मौर्य काल आता है तो हम देखते हैं उसमें सभी लोग बौद्ध या जैन होते हैं। इसके बाद मौर्योत्तर काल आके देखने को मिलता है तो वो उसमें क्या होता है कि उसमें 2 वंश ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण वंशी ही शासन करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावी या सबसे ज्यादा बड़े लेवल का काम कर रहा था कनिष्क जिसको कहते हैं, तो वो भी बौद्ध धर्म का था। तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो बौद्ध धर्म जैन धर्म काफी फला फूला। तो अब यहाँ एक समस्या हुई कि अब वैष्णव धर्म, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो था वो कई भागों में बटा हुआ था। इसमें एक वैष्णव था, एक शैव था, शाक्त थे, कई प्रकार के मतलब कि शक्ति संप्रदाय भी थे और अवघड़ और नाथ संप्रदाय कई प्रकार के मिलते हैं। वो हिंदी साहित्य का विषय है, हम लोगों का बहुत विषय नहीं है, तो हम आपको मोटा मोटी बताते हैं। वैष्णव धर्म था जो प्रमुख धर्म था। इससे पहले क्या था कि कर्म कांड और ज्ञान के आधार, उपनिषदों ने ज्ञान की बात की और जो ब्राह्मण धर्म मौजूद था उसने कहा कि कर्म कांड के आधार पर ही आप हमारे में दीक्षित हो सकते हैं, हम धर्म में अपना सकते हैं आपको। तो वो कर्म कांड कर रहे थे और जो आम पब्लिक थी, वैश्य शूद्र या जो निम्न तबके के लोग थे, उनके पास इतना संपन्नता नहीं थी कि वो बलि कर्मकांड इन प्रथाओं को अपनाए, जिससे उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हुआ और आधे लोग कटे जा रहे थे। उसमें मनुस्मृति ने और अपना सोने पे सुहागा किया कि महिलाओं को भी वो वंचित कर देता है। तो यहाँ एक ब्राह्मणों ने एक रिफॉर्म किया जिसको कहते हैं, बड़ा ऐतिहासिक रिफॉर्म किया। इन्हें ने कहा कि कर्म कांड नहीं, हम कर्म कांड को नकारते, हम ज्ञान को भी नकारते। भक्ति, यदि आप सीधा केवल हाथ जोड़कर स्मरण ही कर लेंगे, ईश्वर का कह देंगे हे शिव हे कृष्ण, तो आप उस समय सनातनी हो गए या आप वैष्णव हो गए या शैव हो गए। आपको केवल प्रेम और भक्ति, यहाँ भक्ति के साथ प्रेम भी जोड़ लीजिए, ये प्रेम और भक्ति के आधार पर आपको दीक्षित कर लिया जाएगा। अब सोचिए जो 50% जनसंख्या थी जो कटी हुई थी, कर्मकांड नहीं कर पाएंगे क्योंकि संपन्नता नहीं थी, ज्ञान वो अर्जित नहीं कर सकते थे क्योंकि आपका धर्म उनको ही क्या करता था, अलग करता था और कहता था आप योग्य ही नहीं है ज्ञान अर्जित के। तो सोचिए ये जो अवधारणा आती है उससे सीधा सीधा लोग एफिलिएट हो जाते हैं, अपने को उसमें से कनेक्ट कर पाते हैं, और जब ये कनेक्शन बनता है तभी अवतारवाद या वैष्णव संप्रदाय की स्थापना होती है। इवन उसमें ये भी कहा गया जिस विरोध स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ही विष्णु का अवतार 9वां मान लिया जाता है। तो जो प्रतिक्रिया देने वाले थे, और मानने का कारण भी कही था कि जो महायान संप्रदाय अगर आप देखेंगे इसकी जो चीजें थी वो किससे मिलती थी, वैष्णव संप्रदाय से लगभग मिलती थी। जिसके विरोध स्वरूप ये उत्पन्न हुआ था उसी को समाहित कर लिया तो ये धीरे धीरे भारत में विलुप्त हो जाता है। और इसी की परिणति आप देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद जो वंश आता है उसको गुप्त काल कहते हैं, और गुप्त काल जो होता है वो वैष्णव संप्रदाय या परम भागवत संप्रदाय, या जिसको आप कह सकते हैं कि सनातनी संप्रदाय का उद्भव वहां से हमको देखने को मिलता है। ठीक है।
समझ में आई बात? तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये वैष्णव एवं शैव ब्राह्मण धर्म चलता है। सांस्कृतिक आत्मसातीकरण क्यों होता है? यहाँ एक सामाजिक आधार रहता है और धार्मिक आधार भी रहता है, हमने इसको क्लियर भी कहा है। और बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में यहाँ विभाजन होता है। विदेशी शासकों द्वारा धार्मिक संरक्षण देखने को मिलता है। और वहां पर अगर आप सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो विष्णु, कृष्ण, इंद्र, मुरुगन, इन लोगों का देखने में मिलता है। राजकीय अभिलेखी महात्मा वृद्ध, कनिष्क एवं रुद्रामन के संस्कृत अभिलेख मिलते हैं। प्राकृत में आपको आमजन द्वारा निरंतर उपयोग, सुदूर दक्षिण में तमिल भाषा का ये होता है। क्लियर मैंने कर दिया है। यदि आप कोई किताब भी पढ़ेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आएगा। इस वीडियो को एक दो बार और आप देख लीजिए, ठीक है। मौर्योत्तर कालीन स्थापत्य स्तूप का विकास होता है शुंग काल में। शुंग काल में दो स्तूप प्रमुख रहते हैं। यद्यपि पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप लगता है कि उसने 84,000 स्तूपों का विनाश किया था बौद्ध धर्म को उसमें, लेकिन कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि अतिशयोक्ति है। और जो आधार मिलता है वो मिलता है कि इसने सांची के स्तूप और भरहुत को स्तूप की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। उसको अशोककालीन स्तूपों का विस्तार, तोरण एवं रेलिंग का पत्थर से निर्माण, बुद्ध का केवल प्रतीकों के रूप में प्रदर्शन। सातवाहन काल के यदि आप देखते हैं तो केंद्र जो रहता है वो अमरावती रहता है, नागार्जुन कोंडा रहता है, जग्गई पेट, भट्टी प्रोलू। संगमरमर का प्रयोग होता है। आधार जो होता है इसका मेधी का विस्तार एवं स्तंभों का निर्माण। हीनयान महायान दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है इसमें, प्रतीक एवं मानव मूर्ति दोनों को। पश्चिमोत्तर में यदि बात करेंगे कुषाण काल की तो यहाँ पर पुरुषपुर मतलब पेशावर मतलब वर्तमान पाकिस्तान, सुई विहार मतलब यहाँ सुई विहार मतलब नेपाल, नागरहार मुख्यतः महायान परंपरा, विशालता है, भारी अलंकरण पर ये दिया गया जोर। ये स्तूपों की बात की गई है और स्तूप के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। चैत्य स्थापत्य क्या का मतलब होता है? चैत्य का मतलब होता है चिता संबंधी, चिता मतलब पूजनीय या पूजा स्थल के रूप में। चैत्य मतलब वही जहां ये स्तूप रखा गया हो, वो बड़े से प्रांगण में बना हो, उसी को चैत्य कहते थे। ये यहाँ से प्रदक्षिणा पथ ये बना हुआ है, यहाँ से मेन गेट है, यहाँ आदमी मतलब बैठ सकता है, यहाँ पूजा कर सकता है और सारी चीजें हैं बनी हुई। चैत्र के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक हीनयानी एक महायानी। कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। हीनयानी भाजा, पीतलकोरा, अजंता, पांडवलेनी, कारले, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कन्हेरी। ये भट्टी प्रोलो, गोली, जग्गेपेटा, नागार्जुन कोटा, अजंता, एलोरा, ये सारी चीजें हैं। ये वीथी है मतलब दीवार से लगा हुआ बाहरी स्तूप ये है। स्तंभों की श्रृंखला ये स्तंभ है। और विशाल हाल, ये सब विशाल हाल बना हुआ, ठीक। ऐसे ही होते थे चैत्य आपके। विहार कैसे होते थे, आइए विहार की भी चर्चा हम लोग कर दें। विहार स्थापत्य मतलब भिक्षुओं का जो निवास स्थान था, जहां वो लोग ठहरते थे, के चैत्यों के ही निकट होता था। विशाल द्वार मौर्यकालीन विहारों की तुलना में काफी बड़े। सुई विहार मतलब पाकिस्तान, कनिष्क के काल में निर्मित। उड़ीसा के विहार खारवेल के काल में जैन धर्म संबंधित। अब देखिए विहार, ये विशाल द्वार हुआ, ठीक है, ये आंगन हुआ और इसी आंगन के चारों तरफ ये निवास स्थान थे। कम कक्ष बने होते थे, देखिए कक्ष बने होते थे ऐसे ऐसे। यही जो बौद्ध भिक्षु होते थे या जैन भिक्षु होते थे वो निवास करते थे। ये हो गया चैत्य, ठीक है। मूर्ति कला का स्वर्ण युग, तीन प्रमुख मूर्तियों के हमने आपको बताया था। मूर्ति कला जो देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, तीन प्रकार की मूर्ति कला मिलती है, गांधार, मथुरा और अमरावती। तो
गांधार जो था वो उत्तर पश्चिम भारत में, तक्षशिला वगैरह मथुरा जानते ही हैं उत्तर प्रदेश, और अमरावती आंध्र प्रदेश में देखने को हमको मिलता है। ये सातवाहन वंशी, ये दोनों कनिष्क से संबंधित थे। तो गांधार कला क्या था, ये विदेशी संपर्क और हेलेनिस्टिक, मतलब हेलेनिस्टिक का मतलब होता है यूनानी, हेलेनिस्टिक का प्रभाव ये गांधार कला है। मथुरा मतलब स्वदेशी कला था, यहाँ पर बहुधार्मिक समन्वय का आर्थिक केंद्र था। ये उत्तरापर्थ में आप सुने होंगे, कनिष्क कौन सा, ये था आर्थिक राजधानी थी मथुरा, और दूसरी राजधानी कौन थी, पेशावर या पुरुषपुर नाम सुने होंगे। और ये मूर्ति कला होते, अमरावती दक्षिण भारतीय व्यापारिक मार्ग पर दक्षिणा पथ पर है, कथात्मक कला का केंद्र था। गांधार कला में क्या क्या होता था वो देख लीजिए, ठीक। गांधार कला में जैसे रेशम मार्ग पर मध्य एशियाई, यूनानी और भारतीय संस्कृतियों का मिलन हुआ कनिष्क के। रेशम मार्ग वगैरह सारा चीज बता चुके हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको ना बताया गया हो। केंद्र क्या था, गांधार, तक्षशिला, कपिशा, बेलग्राम, बामियान। बामियान कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है। पूरे शिष्ट का प्रयोग, विषय क्या था, बुद्ध का चित्र इसमें बनाया जाता था, मूर्ति बनाई जाती थी। बोधिसत्व का और यूनानी रोमन देवी देवता से बुद्ध का तादाद में बिठाया जाता था, जो अपोलो देवता था उसके समान बुद्ध को दिखाया जाता था। मुद्राएं भी कई है, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जैसे ध्यान मुद्रा ही है, अभय मुद्रा और अंजलि मुद्रा ये दिखाई गई है। कैसे, मांसपेशियों का उभार, मतलब मांसल चित्रण, मतलब आदर्शवादी चित्रण, जैसे बहुत मतलब कि क्या है, एक वीर पुरुष है वैसा दिखाया गया है, जैसा अपोलो देवता को दिखाया गया। जो वस्त्र इनको दिखाया गया वो पारदर्शी था, वस्त्रों में गहरी स्पष्ट सलवटें देखने को मिलती थी, और यहाँ जूते का भी प्रयोग किया गया है पैरों में इनके, जो इसमें नहीं है वो किया जाता है। ये गांधार कला है, मोटा मोटी आप इतना याद कर लीजिए, लिखने के लिए आपको आंसर या सवाल आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मथुरा कला क्या है, मथुरा कला में स्वदेशी और बहुधार्मिक केंद्र है। पृष्ठभूमि क्या है, उत्तरापथ पर स्थित कनिष्क की आर्थिक राजधानी। कुषाणों एवं गुप्तों का संरक्षण कहाँ है, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, सारनाथ। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। इसमें क्या है, बाल और मूछ रहित दिखाया गया है, मांसपेशियों का कम उभार दिखाया गया है, शांत स्वभाव में दिखाया गया है, मतलब एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रस्तुति किया गया है, और सिर के पीछे ये जो आभा मंडल है दिखाया गया है इससे, ठीक है। जैन मूर्ति में आयात पट पर निर्मित अधिकांश कायोत्सर्ग मुद्रा में, कायोत्सर्ग मतलब प्राण त्यागने की स्थिति, सीने पर स्त्री वस्त्र का विशिष्ट चिन्ह। ब्राह्मण एवं राजकीय मूर्तियां शिव, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, साथ ही कुषाण शासक कनिष्क के विशालकाय सिर रहित मूर्ति एक कुषाण कनिष्क की बनी हुई है, ठीक है। इन सब चर्चा हम कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिए इसको। अमरावती की बात करेंगे तो सातवाहनों का केंद्र था अमरावती, तो दक्षिण भारतीय व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारी एवं शिल्पी समुदाय की स्थिति सातवाहन और इक्ष्वाक वंश का था। इसमें केंद्र था अमरावती, और नागार्जुन कोंडा सफेद संगमरमर का प्रयोग होता है। इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं को कहानी के रूप में दिखाया गया है। प्रमुख उदाहरण देवदत्त एवं हाथी प्रकरण, ये देवदत्त एवं हाथी प्रकरण। जनजीवन का चित्रण, सामान्य जनजीवन और गतिशील दृश्यों की बाहर भरमार दिखाई गई, सामान्य जनजीवन। महिलाओं का प्रमुख चित्रण मिलता है, पानी भरती हुई नारी ये दिखाया गया है, दर्पण देखती हुई नारी दिखाया गया है वो पीछे, और सजीव कामुक विषयों का भी सूक्ष्म वर्णन देखने को इसमें मिलता है।
तो ये आप देखिए तीनों का मैंने 3 डायमेंशनल आपको बता ही दिया है क्या है इसको। जैसे गांधार कला का जो संरक्षण था वो कुषाण और कुषाण थे। मथुरा कला का बाद में गुप्त होते हैं। अमरावती को सातवाहन और इक्ष्वाकु होते हैं। ये गांधार, तक्षशिला, यहाँ मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी, सारनाथ इसका प्रमुख क्षेत्र था। नागार्जुन और नागार्जुन कोंडा, अमरावती, इसमें प्रमुख सामग्री भूरा और काला पत्थर था। इसमें लाल बलुआ पत्थर था। इसमें सफेद संगमरमर था। प्रमुख प्रभाव देखने को यूनानी और रोमन प्रभाव था। इसमें स्वदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें दक्षिण भारतीय बौद्ध परंपरा। प्रमुख विषय की बात की जाए तो बुद्ध और बोधिसत्व गांधार कला में, बुद्ध, तीर्थंकर, हिंदू देवी देवता और अन्य शासकों की जो चीजें हैं वो, उसमें बुद्ध, बोधिसत्व, जनजीवन। इसमें बुद्ध का स्वरूप कैसा दिखाया गया है? घुघराले बाल, मूछ, वस्त्रों के सिलवटे। इसमें बाल मूछ रहित शांत स्वरूप। उसमें कथात्मक एवं गतिशील। विशेषता क्या है? हेलेनिस्टिक प्रभाव। यहाँ पर आध्यात्मिक और भारतीय स्वरूप दिखाया गया। वहाँ कथात्मक एवं जनजीवन। प्रमुख उदाहरण अपोलो और बुद्ध का सदृश्य, मतलब उसके तादाद में बिठाया गया है। गणेश की विशाल मूर्ति इसमें बनी है। यहाँ देवदत्त, हाथी प्रकरण या महिला आकृतियां देखने को मिलती है। तो ये अगर आप देख लेंगे तो तीनों के बारे में आपको पता चल जाएगा, लिख भी लेंगे और करेंगे। तो एक लास्ट कमेंट है इसमें, आप देखिए पढ़ने के लिए कि मौर्योत्तर काल केवल राजनीतिक विखंडन का युग नहीं था। अब आपको लगा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज था। हर क्षेत्र में क्रांति ही होती है मौर्योत्तर काल में, और आक्रमण होता है और यहीं पर आकर वो लोग रह जाते हैं। सिल्क रूट और क्या कहते हैं, अरिका मेरू से व्यापार, सोना चांदी का भरमार होता है, आर्थिक रूप से उन्नत, और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन होता है पहली बार यहीं पर। और सब कुछ यहाँ देखने को केवल राजनीतिक रूप से विखंडन नहीं था यहाँ, बल्कि उसके अलावा बहुत कुछ था यहाँ पर। सांस्कृतिक समन्वय और कलात्मक चरमोत्कर्ष का युग था। ये आप किसी भी भूमिका में डाल सकते हैं। एक और जहां भारतीय समाज में विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी वर्ण व्यवस्था और जीवन शैली में आत्मसात किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय दर्शन ने यूनानी तकनीकों और स्वदेशी कल्पनाओं के साथ मिलकर गांधार, मथुरा और अमरावती जैसी अमर कलाकृतियों को जन्म दिया। इस युग ने शास्त्रीय भारतीय कला की नींव रखी, जिसने आने वाली सहस्त्राब्दियों तक एशिया के सांस्कृतिक परिदृश्य को दिशा प्रदान की। यही चैत्य विहार और स्तूप आगे चलकर मंदिर निर्माण की गाथा कहते हैं। गुप्त काल हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे स्थापत्य का सबसे महत्वपूर्ण शैली मंदिर निर्माण की शैली, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली की बात करेंगे, उसको भी विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे। तो ये हो गया मौर्योत्तर काल, और इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा भी हम लोग कर लेंगे कल, ठीक है। तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को मौर्योत्तर काल पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि जहां आपको रटने में सुविधा होगी वहां मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको, और कॉन्सेप्ट करके हमारी बातों को, लेक्चर को सुन के आप इसको देखेंगे तो आपकी चीजें और सहज और आसान होगी। मिलते हैं कल हम लोग इसके एमसीक्यूज के साथ। 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे इसमें, और कोई भी चीज आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं।